नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था प्रैक्टिस सेट 1 मैं करा चुका हूं। कल प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज देखिए मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट, ठीक है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा मैं आज आपके लिए लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आइए आपको बता दें कि सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मैं आज एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ कि मीरा बाई चानू के बारे में मैं आपको आज अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज आपको मैं जो है कि ये आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एससी पेट का मैं पेट की सारी जानकारी आपको पहले वीडियो में दिया था। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट 2 पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? देखिए असली का मतलब होता है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हमेशा याद रखिए वर्धमान महावीर को। महावीर जो है 24वें क्यों रंग करते हैं 24, मतलब इसमें देखिए 24वें तीर्थंकर महावीर थे। और पहले कौन थे? पहले जो है तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, यहाँ जैन धर्म में एक खासियत ये है दोस्तों कि 1 से लेकर 24 तक ही मतलब इसमें तीर्थंकर हुआ करते थे। ठीक है, 1 से लेकर 24 तक इसके संस्थापक हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों एक बात और जान लीजिएगा कि एक पहले जो थे हमारे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। यदि ऐसे नॉर्मली पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो आप ऋषभदेव लिखेंगे। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक लगा दें, यहाँ पे वास्तविक या असली संस्थापक लगा दें तो आप 24वें तीर्थंकर को माना जाएगा, जो कि वर्धमान महावीर जी थे। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार दूसरा क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार कुल तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी थी? अभी जस्ट में बताया कितनी थी? 24 थे। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर। जैन धर्म की स्थापना 24वें मतलब अंतिम या कह लीजिए या 24वें कह लीजिए जो वर्धमान थे। ठीक है, जो कि 540 BC से लेकर 668 BC तक रहे थे। ठीक है, गंगो का प्रथम राजधानी क्या था? गंग राज्य आधुनिक मैसूर के दक्षिण में स्थित है। जो गंग एक राज्य है जो आधुनिक मैसूर है उसके किधर है? दक्षिण में स्थित। इस वंश के प्रथम शासक काकिल वर्मा थे। कौन थे? काकिल वर्मा थे। ठीक है, काकिल वर्मा थे, और उसने कई युद्धों में ख्याति प्राप्त की तथा शक्तिशाली राज्य का निर्माण भी किया। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल थी। यही इसको हम कुवलाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुवलाल भी बोलते हैं। और इसका नाम एक और क्या है? कोलार थी, जो बाद में तलक्काहू हो गया। क्या हो गया? तलक्काहू हो गया। क्या हो गया? तलक्काहू हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? संभाजी, आप जानते होंगे वीर संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा राज्य की जो है कि बागडोर को संभाली। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र साहू की उम्र 7 साल की। जब ये संभाजी मरे थे तो उसके जो पुत्र थे, जो कि उनके पुत्र का नाम साहू था, उनके संभाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू थे, जिसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 7 साल थी। कितनी साल थी? 7 साल थी। इसीलिए शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को राजा घोषित किया गया और रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, इसीलिए शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को जो है कि राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, रायगढ़ का, और रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। रायगढ़ में इसका राज्याभिषेक किया गया था। किसका? राजा राम। तो अब ध्यान दीजिएगा, संभाजी के जो बेटे थे जिनका नाम साहू था वो 7 साल के थे। इसीलिए उन्होंने किसको? राजा राम। ये राजा राम के जो छोटे बेटे थे, ये किसके बेटे थे? ये शिवाजी के बेटे थे। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के छोटे बेटे कौन थे? राजा राम थे, और इसीलिए इनको रायगढ़ में क्या किया जाता? राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली रेलवे लाइन जो है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। भारतीय रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में शुरू की थी। डलहौजी के जो है हमारे शासनकाल में शुरू की गई थी। और ये पहली बार रेलवे लाइन कब से कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई थी। इसी शासनकाल में 1954 में, इन्हीं के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा 1854 में ही डाक टिकट का प्रचलन भी आरंभ हुआ था। डाक टिकट, ध्यान दीजिएगा, डाक टिकट का भी प्रचलन चालू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के समाप्त हुए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा और सस्ता क्वेश्चन, मतलब
तो आसान क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड वर्ग की जो किया गया था वो कौन किया गया था, कौन सी स्थापना किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, फॉरवर्ड वर्ग की स्थापना कब हुई थी ये भी जान लीजिए। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। कब हुई थी, 1939 में हो गई थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। कौन कौन सा, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार के 2 नारे इनके नाम हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना में से किसने लिखी है, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध जो कविता है, देशभक्ति कविता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल कितने, ये जो आप बहुत अच्छा एक जो है कि प्रसिद्ध कविता है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी। यह कविता 1921 में लिखी गई थी। कब लिखी थी, 1921 में पटना में लिखी गई थी। 1921 में पटना के बिस्मिल आज़ादी अजीमाबादी द्वारा उर्दू में लिखी गई थी। किस में लिखी गई ये भी ध्यान दीजिएगा, उर्दू में लिखी गई थी। और भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान इस स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा है। देखिए बहुत ही अच्छा, लिखी किसके द्वारा गई थी, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन इसको जो सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल को जाया जाता है। लोग अक्सर गलती करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में ये कौन लिखा है, लोगों को लगता है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखे, लेकिन नहीं, इसको लिखे ये हैं, लेकिन उसको प्रचलित कौन किए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया है। दैनिक समाचार पत्रों सुबह में प्रकाशित किया गया। तो जो स्वतंत्रता सेनानियों जैसे अशफाक उल्लाह खान, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित था। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते का ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मतलब कौन सा क्वेश्चन, 8वां। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मतलब मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मतलब मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। आप देख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान है ऑप्शन में, फजल उल हक है, सैयद मोहम्मद सफरुद्दीन कादरी है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, मुस्लिम लीग अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन सदस्य कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। और 1916 में लखनऊ समझौते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और दोनों पार्टी को समझौता करते हेतु तैयार किया। तो उन्हें भारतीय को अपना देश चलाने का अधिकार देने और भारत प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने के ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मेल मिलाप कराने जिन्ना का महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत की उपाधि दी थी। इसको देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को ही दी गई थी। और इसको कौन दिलवाया था, इसको सरोजिनी नायडू जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी के द्वारा इसको मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सा एकता का दिया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए इसमें 3, ठीक है, इसमें 3 दिए हुए हैं, कौन कौन से, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौरी चौरा कांड। ठीक है, ये सब आंदोलन आप जान सकते हैं। और आज का डेट भी है 9 अगस्त। 9 अगस्त को काकोरी कांड हुआ था। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो है नहीं काकोरी कांड। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। लेकिन मैं बताता रहा हूँ, असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद और चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी 2022 को, 1922 को कब हुआ था, 1922 को हुआ था। और गोरखपुर में चोरी कंधा स्थानीय पुलिस के असहयोग प्रदर्शनकारियों के मध्य मतलब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था। आप बताइए सबसे पहले कौन सा हुआ था, सबसे पहले घटना 1 अगस्त वाला हुआ होगा। ठीक है, पहले ये हुआ होगा, फिर ये 1922 वाला होगा, फिर ये अंतिम होगा, मतलब फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, मतलब ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी को हुई थी, 1922 को हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरा में स्थित स्थानीय पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच जो है कि क्या हुआ था, प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुआ, तो झड़प हो गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक ब्रिटिश का एकाधिकार विरोध की मांग
विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को समुद्र तक, ठीक है, समुद्र तक क्या की थी, पैदल यात्रा की थी। नमक के कर बढ़ा रहे थे, इस वजह से सभी ने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को की गई थी। आप डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लॉर्ड टॉर्सलॉ के द्वारा। किसके द्वारा? लियो टॉर्सलॉ के द्वारा। ये चौथा इज द करेक्ट आंसर। जो किसकी कृतियों से मतलब अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के प्रथम जीवनी लेखक जोसेफ आई डोक का मत है कि टॉल्स्टॉय के विविध लेखा, खासतौर पर नीति संबंध, धार्मिक और उससे जुड़ी समस्याओं से संबंधित लेखों को गांधी जी ने पढ़ा और आत्मसात किया। डोक उन्हें टॉल्स्टॉय का शिष्य बताते हैं। डोक एक प्रकार के जो थे उस समय के, उन्होंने क्या बताया, डोक ने लियो टॉल्स्टॉय, गांधी जी को लियो टॉल्स्टॉय का शिष्य बताया था, ठीक है। किससे सबसे ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के। डोलड्रम, ध्यान दीजिएगा, डोलड्रम इनसे भूगोल के 5 प्रश्न आ जाएंगे। डोलड्रम इनसे संबंधित है। इससे पिछला सेट में डोलड्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, आप देखते हैं किससे संबंधित है। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। एकदम सही है। भूमध्य रेखा आप जानते होंगे, यहाँ पे भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? डोलड्रम बोलते हैं, ठीक है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। इस पेटी का आविष्कार 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य अर्थात 10 डिग्री चौड़ी पट्टी में है। इसके समान झुका कुछ दक्षिणावर्ती रहता है, मतलब ये 10 डिग्री तक ये फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। पहला सही हो जाएगा। इनमें से किस देश का यूरोप को कॉकपिट कहा जाता है? इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम को ही यूरोप का क्या कहा जाता है? कॉकपिट कहा जाता है। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। इसकी गणना यूरोप के सर्वाधिक अमीरों देशों में की जाती है, सबसे अमीर देशों में की जाती है। यह मुख्यतः एक औद्योगिक क्षेत्र है, किंतु यह कृषि और वानिकी का भी विशिष्ट महत्व रखता है। कृषि का भी और वानिकी मतलब वन जीवन का भी ये बहुत ही अलग रखता है। और एकमात्र खनिज कोयला भी है यहाँ पे। इस देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज कोयला भी है। बेल्जियम विश्व में हीरे का सबसे व्यापारिक केंद्र भी है। हीरे का सबसे व्यापारिक ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हीरे का व्यापारिक है। यहाँ पर एंटवर्प बंदरगाह विश्व का चौथा बड़ा बंदरगाह है। एंटवर्प, ध्यान दीजिएगा, एंटवर्प विश्व का चौथा, इसीलिए यूरोप का क्या कहा जाता है? कॉकपिट कहा जाता है। मतलब इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें विकास के लिए है, कृषि के लिए है, और हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। सब एकमात्र खनिज कोयला यहाँ पे है। तो इस प्रकार की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? बेल्जियम इज द यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ध्यान दीजिएगा, भारत का पश्चिमी, आप जानते होंगे, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो यहाँ पे वेस्ट है। अब यहाँ पे देखना होगा कि किधर से वर्षा होती है। तो ये वर्षा देखिए, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम से होती है। देखिए ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से वर्षा आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है दोस्तों। आगे आ जाइए, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, देखिए इसका कारण भी क्या है? इसका मानसून इसीलिए होती है, भारत में प्रायद्वीपीय आकृति है। भारत की आकृति कैसे? देखिए ये प्रायद्वीपीय आकृति, तीनों तरफ से पानी है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय आकृति बोलते हैं। 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा में हो जाता है। इसीलिए मानसून भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में ही आ जाता है, ठीक है। केरल राज्य में जून, इधर ही केरल है, जून के प्रथम में आ जाता है और पश्चिमी घाट से टकरा कर केरल के तटों पर वर्षा करता है। केरल के तटों पर क्या करता है? वर्षा करता है, ठीक है। आ जाइए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कृष्णा नदी किसके है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का ध्यान दीजिएगा, उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है। इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पे है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। भीमा तथा तुंगभद्रा नदी इसकी सहायक। भीमा तथा तुंगभद्रा, भीमा नदी और तुंग एक नदी है, जानते होंगे आप लोग, तुंगभद्रा नदी इसकी सहायक नदी। किसकी? कृष्णा सहायक नदी इसकी सहायक है, ठीक है। तो सहायक नदी इसकी ये हो गई। इस नदी में विजयवाड़ा से नीचे एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई लगभग 1290 है, ठीक है, 1290 किलोमीटर है। आ जाइए, आगे आ जाइए, महाबलेश्वर एक क्लियर हो गया। 15वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख
कच्चा पदार्थ है? भारत में ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ठीक है, तो 15वां का देखिए क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला एक प्रकार से क्या है, कच्चा पदार्थ है। ठीक है, कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है, कोयला हो जाएगा। कोयला भारत की विद्युत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत के लिए सबसे ज़्यादा कोयला का ही प्रयोग किया जाता है। देश में लगभग 85% ताप विद्युत उत्पादन 85% समझिएगा, 85% कोयला से ही हमारे देश में क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। भारत विद्युत उत्पादन क्षमता की ताप विद्युत संबंधी का योगदान 65% से अधिक है। देश में उत्पादित लगभग 72% कोयले का उपभोग विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं, कोयला क्या है, कच्चा पदार्थ है जो कि भारत की ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे। किस पे है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो देखिए पंचवर्षीय योजना के लिए मैं एक वीडियो एक अलग से बनाऊँगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, 1951 से शुरू हुई थी, एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 16वां का है। दूसरी पंचवर्षीय ये भी सही है, 56 से 61 तक चली थी, और तीसरी भी 61 से 66 तक चली थी। लेकिन चतुर्थी जो है नहीं होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन इसका ये ईयर जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका ईयर कब होगा, 1969 से लेकर के और 1974 तक चली थी, 1974 तक की। ठीक है, इस योजना पूर्व सरकार द्वारा 3 वार्षिक योजनाओं को लागू कर गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना का यही समय है। ठीक है दोस्तों, ये गड़बड़ हो गया। आगे आ जाइए, देश का आर्थिक प्रगति का निर्धारक किसके द्वारा किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? ठीक है, देश का आर्थिक प्रगति का निर्धारक किसके द्वारा, देश की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, हाँ जी, इसी के द्वारा। देश में प्रति व्यक्ति जिसकी ज़्यादा अगर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगी, समझिए कि उसकी ज़्यादा वो चीज़ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए, देखिए हम समझाते हैं इसको कैसे। आर्थिक प्रगति के तत्वों को निश्चित में रूप में उल्लेख करना एक समस्या है, क्योंकि विभिन्न अर्थशास्त्रियों अपने अपने ढंग से इसे बताया। इस तत्वों को प्रमुख इस बिंदु प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन में मानव संसाधन, पूंजी निर्माण तथा संगठन और श्रम विभाजन, उत्पादन का पैमाना, ये सब चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे प्रति व्यक्ति आय पे बढ़ती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति सबसे पहला सबसे समझ लीजिए आप, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है भैया, सबसे इसका आधार किया जाता है देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किया जाता है। दोस्तों मैं 17 तक आ चुका हूँ। आगे आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय का मिशन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा, देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। देश को क्या करना है, वित्तीय समावेश को क्या करना है, बढ़ावा देना है। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्या महत्व है, महत्व यही है कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, जमा खाते में मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जोड़ना, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को हुई थी, 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, 28 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर जो 19वां सेनवेट किससे संबंधी है, सेनवेट जो है किससे संबंधी, उत्पाद शुल्क से संबंधी, किससे संबंधी है, उत्पाद शुल्क। केंद्रीय मूल्य मतलब कौन, सेनवेट इसको इंग्लिश में देखिए ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीय मूल्य वर्षित कर। ठीक है, कुछ सामान्यतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी कहते हैं रूप से जाना जाता है। यह भारत में वस्तुओं के निर्माण उत्पादन पर लगाया जाने वाला वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, जो कि और जो संशोधित मूल्य वर्षित कर है वो मॉडेट के रूप में होता है, और मॉडेट एक और होता है जो मॉडेट है। सेनवेट है तो उत्पाद शुल्क है, और एक होता है संशोधित मूल्य वर्षित है, जिसमें संशोधित बिक्री कर में लगता है। और 1 अप्रैल 2000 को मॉडेट को सेनवेट के रूप में पुनर्निर्धारित कर दिया गया। पहले ये मोडे था, MODVAT था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, 1 अप्रैल 2000 को सेनवेट कर दिया गया, जो कि एक प्रकार का उत्पाद शुल्क है। क्या है, उत्पाद शुल्क है। आ जाइए 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं। देखिए खुले बाजार प्रचालन क्या होता है, SEBI से भी पंजीकृत दौरान गतिविधि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बिक्री, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना। ठीक है, ये सही होगा। तीसरा, खुले बाजार देखिए सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। आप इसको समझ सकते हैं, खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जनता तथा बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय तथा अर्थव्यवस्था से मुद्रा का निकालना होता है। इस प्रकार प्रसार की स्थिति में रिजर्व बैंक अधिक से अधिक मुद्रा विक्रय के द्वारा चलन में से निकाला जा सकता है।
और इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में मंदी या अवसाद की स्थिति आरबीआई प्रतिभूति को क्रय करता है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाहित हो सके। खुले बाजार की क्रिया के दौरान स्विच ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि खुले बाजार की क्रिया प्रयोग साख नियंत्रण और मौद्रिक नीति के अस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि इसे सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के माध्यम से राजकोषीय यंत्र के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 20 ये हो गया खुले बाजार का प्रचलन, ये कि सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि मैं 20 तक आ चुका हूं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें प्लीज़, और शेयर कर दें, और दोस्तों को अपने सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को जोड़ें और इसको सबको भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए सब अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से। ठीक है, 21 क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुसार लोकसभा में स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल देखिए क्या है कि क्यों हटाया जा सकता है। ऑप्शन 4 है, सदन के प्रति सदस्यों को बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित। तो ठीक है, एकदम सही, यही पहला सही हो जाएगा। सदन के सभी सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर के पद से हटाया जा सकता है। यदि सब सदस्य जो सदन के सभी सदस्य हैं, यदि बहुमत में कोई प्रस्ताव पारित का हो तो क्या कर सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर को हम हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व अनुच्छेद का विधि की समक्ष समानता मतलब, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 मतलब विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 क्या करता है, बताता है विधि के समक्ष समानता बताता है। ठीक है, मतलब सबको समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपका वाक्यांश लिया गया, कहाँ से लिया गया, ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए इसको, ये कि इसको स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है विधि के समक्ष समानता, कहाँ से लिया गया है, लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संविधान से लिया गया। मैं संविधान के कुछ लॉजिकल वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, मैं आपको बताऊँगा। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन के संविधान से 2-3 चीज़ें ली गई हैं। क्या क्या ली गई हैं, एक संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय प्रणाली ली गई है। उसके बाद विधि निर्माण लिया गया, मतलब कानून बनाने की निधि ले गई है, विधि निर्माण लिया गया है। और तीसरा क्या लिया गया है, आप समझ सकते हैं, एकल नागरिकता भी यहाँ से लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। मैं इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि भारतीय संविधान किस देशों से लिया गया, मतलब क्या क्या किस देशों से लिया गया। तो अनुच्छेद 14 किस देशों, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अगले में आ जाइए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखिए क्या करा, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श। जो प्रस्तावना हम लोग देखते हैं, हम भारत के लोग वाला जो प्रस्तावना आप लोग देखे होंगे, लोग इसमें क्या है, इसमें समाजवाद का आदर्श क्या है। देखिए, समाजवाद लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, यही सही होगा। ठीक है, देखिए तीसरा, राष्ट्रीय जो संपदा है, देखिए प्रस्तावना का वर्णित समाजवाद का आदर्श राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ध्यान दीजिएगा, संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। देखिए इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, संविधान के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लीजिए। संविधान का मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। देखिए, कानून और व्यवस्था, ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। कानून और व्यवस्था किसका है, ये कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा 25 तक हम आ चुके हैं। तो कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का या पंचायती राज व्यवस्था का मामला नहीं है। ठीक है, पंचायती राज और स्थानीय का कानून व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था संघ और राज्य प्रशासन के अंतर्गत है। ग्राम पंचायती शिवराज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है। अनुच्छेद 243 एवं 11वीं अनुसूची के तहत इस व्यवस्था का संपूर्ण उल्लेख किया गया है। अब आ जाइए दोस्तों सामान्य विज्ञान 26वें क्वेश्चन पे। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों में लगाया जाता है। देखिए डीपीटी 3 बीमारियों में लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्टेरिया, परट्यूटिस, परट्यूसिस, टेटनस, डिप्टेरिया, परट्यूटिस और टेटनस। इसको हम ट्राई वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई वैक्सीन भी कहते हैं। और 3 संक्रमण रोगों से बचाव के लिए लगाते हैं। ठीक है, किसमें इसको लगाते हैं, डिप्टीरिया, परट्यूटिस, मतलब डीपीटी, ध्यान दीजिएगा,
PT, इसको डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का मतलब होता है डिप्थीरिया। देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमारा पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन तो कम गलत हो गया। अब P मतलब होता है पर्ट्यूटिस, पर्ट्यूटिस को हिंदी में बोलते हैं काली खांसी, क्या बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं। और टी मतलब होता है टेटनस, टी मतलब टेटनस, इसको हम जो है कि टेटनस, टीके के घटकों में शामिल तो डिप्थीरिया और टेटनस जीव विषाद काली खांसी उत्पन्न करने जीवों को मरी हुई कोशिकाएं को कर देता है। इसको क्या करता है, इसको हम बोलते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। AB रुधिर वर्ग वाले किस व्यक्ति को निम्नलिखित AB रुधिर वर्ग वाले किस व्यक्ति को निम्नलिखित किस व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है। देखिए AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, सबका ले सकते हैं। ठीक है, अब किसका दिया जा सकता है ध्यान दीजिएगा। तो AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति किस व्यक्ति को निम्नलिखित किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है। वर्ग AB, वर्ग A, केवल वर्ग B, कोई भी रुधिर वर्ग, कोई भी। हाँ देखिए ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक क्या होते हैं, सार्वभौमिक, मतलब जिसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। देखिए एक चीज़ और, एक प्रश्न यहाँ बना, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है, मतलब कि AB वाला जिसका होगा उसको हम कोई भी रक्त दे सकते हैं। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। ठीक है, रक्त दिया जा सकता है। आपको समझ में आ गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, चौथा हो जाएगा। अब अगले आ जाइए, पुरातत्व खोजों के काल निर्धारण के, देखिए पुरातत्व खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मैं बता दूँ आपको, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। C मतलब C का, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका मास कितना होता है, 14 हो जाता है, तो इसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। का निर्धारण C14C6 से किया जाता है। किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का, किसी पत्थर के नमूने का, कास्ट का, जैव अवशेष का, ठीक है, किसी की आयु का, इसको रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग, रेडियो आइसोटोप डेटिंग एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि आयु का अंकन किया जाता है। मृत पेड़ पौधे और जानवरों की इससे ये पता चलाया जाता है कि इनकी कितनी आयु, मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पुराने कितने पहले हैं, तो उनमें C612 भी आता है और C612 का अनुपात ज्ञात किया जाता है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा कि इस जीवों का, पेड़ पौधों का, किसी भी चीज़ों का क्या किया जाता है, उम्र, आयु निर्धारित किया जाता है। जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा त्वरण प्राप्त करती है। जब किसी वस्तु पे, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु पे बल लगता है तब वो वस्तु बल दिशा में त्वरण प्राप्त करती है। जब किसी वस्तु का, हम जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, उसको हमने बल दिया तो जिस तरफ बल देंगे उसी तरफ वो चलना आरंभ कर देगी, जिसे त्वरण के साथ अनुपातिक होता है। जिसके त्वरण किसके साथ अनुपातिक होता है, देखिए वस्तु पर लगने वाले बल की, वस्तु पर लगने वाले बल पे। कैसे, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे तो ये फोर्स उसी का अनुपातिक हो जाएगा, मतलब अनुपातिक मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार है, मतलब ये द्वितीय, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, सेकंड लॉ न्यूटन। इसका मतलब वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए तीसवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से उस तरीके को समझा दूँगा। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता डैश नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता किस पर होता है, निर्वात के प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति होता है, निर्वात में प्रकाश की गति होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। हम जो है कि किस पे आ गए हैं, 30 क्वेश्चन तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं, अगला 31। ठीक है दोस्तों, इसकी समझ में आएगा। इसको हम फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू MC² भी होता है। ठीक है, अब आज हम अंकगणित पे आ जाते हैं। प्रश्न आ गया अंकगणित का, तो मैं आपको अंकगणित के कुछ क्वेश्चन लगाना सिखाऊंगा और प्रारंभिक अंकगणित में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे भी देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व, मैं यहाँ पे पेज रख ले रहा हूँ, 5 वर्ष पूर्व ABCD का औसत 45 था। देखिए 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्ति थे, तो 4 व्यक्ति का औसत मतलब 45 था, तो 45 में जब हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 180 हो जाएगा, मतलब इनकी औसत उम्र कितनी थी, 180 होगी, चारों को मिला करके। अब बोला 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान, आप पूछा उनके वर्तमान को, मतलब 5 वर्ष पूर्व। देखिए A है, ये B है
और यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, ये C है और ये D है। तो 5 वर्ष पुरुष का इनका कितना हो गया, ये इनका औसत 180 हो गया। अब 5 वर्ष बाद ध्यान दीजिएगा, तो 5 वर्ष ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि पाँचों 5 वर्ष बढ़ेंगे। तो हम यह तो कह सकते हैं कि 5 5 5 5 जोड़ दीजिए, या तो 5 में गुणे 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। हमारा मतलब 20 साल ये लोग बढ़े पूरा टोटल जोड़ के। और ये 180 ऑलरेडी था ही पहले से इन सबका औसत, तो जब 20 साल इसमें जोड़ देंगे तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा, 200। तो आप लिखेंगे क्या, 180 प्लस 5 गुणे 4, जो फार्मूले के हिसाब से आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 180 में जब 20 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 200 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 का क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 200 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, मैथ का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि √32 क्या है, √32 दिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये √32 दिया है, प्लस √48 दिया है, और बटा में √8 दिया है, प्लस बटा में √12 दिया है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2 अंडर में लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 3 लिख सकते हैं, 16 3 48 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इसमें से देखिए 4, इसमें से 4, दोनों में से 4 बार आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4√2, इसको लिख सकते हैं 4√3 लिख सकते हैं। आगे आ जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से 2 बाहर ही आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 लिख सकते हैं तो एक पेड़ बाहर आ जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 2√2, इसको लिखेंगे 2√3 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाए यहाँ से हम 4 का, इसमें भी देखिए 4 है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 हम कॉमन जमेंगे तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा और √3 बच जाएगा, √2 बच जाएगा और √3 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद बटा में देखिए यहाँ का बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2 प्लस ये √3 बच जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे इसीलिए हम 2 कॉमन ले लिया है, मतलब हमने इसमें से कॉमन कर लिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 4 बचेगा और ऊपर, और नीचे बचेगा 2, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, आप देख सकते हैं आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन हमारे 2 होगा जरूर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, लेकिन यही अच्छा आसान तरीका है, फटाफट करना है। ये जितना मैं कैलकुलेशन किया हूँ अब डायरेक्ट में लिख सकता है, मैं से इसको जैसे लिख सकता हूँ, इसमें देखिए 16 को 16 32 हो जाएगा, तो हम 16 में से 4 बाजी तो उसको हम डायरेक्ट 4√2 लिख सकते थे, इसको 4√3 लिख सकते थे डायरेक्ट। उसका इसको भी हम लिख सकते थे 2√2 लिख सकते थे, इसको भी लिख सकते थे 2√3 लिख सकते थे। अब डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 4/2 बच जाएगा, इसको काटेंगे डायरेक्ट, तो आंसर हमारा 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना मैं आपको डिटेल में समझाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, सभी प्राकृतिक 1 से 25 तक, इसका फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूँ, 1 से लेके 1 + 2 लेके n तक जाएंगे जब, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है, लेकिन यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है n+1 2n+1 और बटा में 6 होता है, इसका फार्मूला यही होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल इसका ले लेता हूँ, 1 का स्क्वायर अगर हमको जोड़ना है, प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ना है, प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ना है, तो इसको हम 3 संख्या हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 3 + 1 मतलब 4 गुणे, उसके बाद 3 दूनी के 6 गुणे 7 बटा में 6, इसको काटिए 3 दूनी के 6, इसको काटिए 2 दूनी के 4, मतलब कितना आ जाएगा, 14। इसका आंसर 14 आ गया। इसको जोड़ सकते हैं, 1 ये हो जाएगा 5 और 9 जोड़ेंगे तो 14 आंसर करेक्ट, मतलब ये फार्मूला हमारा सही हो गया, और ये भी हमारा फार्मूला सही है। अब एक और फार्मूला ध्यान दीजिएगा, यदि 1 क्यूब है प्लस 2 क्यूब है प्लस 3 क्यूब डॉट n क्यूब जा रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n एक ब्रैकेट में n+1/2 का होल क्यूब, और सॉरी होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन हमको पूछा क्या है, 1 से लेकर के पूछा है 25 तक, हमारे पास कितनी संख्या है, 25, तो लिखेंगे 25 + 1 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 30, मतलब हम लिख सकते हैं 25 गुणे 30 बटा में 2, इसको काटेंगे हो जाएगा 15, 15 × 5 = 75, इसको जब पूरा करेंगे तो 15 × 5 = 75 को 5 हासिल लगा, 15 × 5 = 75, 7 15 दूनी के 30, 30 7 37, कितना 15 दूनी के 30, 1 मिनट, 15 3 45, 15 6 75, तो 75 को 5, 15 दूनी के 30, 30 37, तो सॉरी गड़बड़ हो गया। यहाँ पे गड़बड़ क्या होगा, देखिए दोस्तों, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 25 होगा, और यहाँ 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 बटा में, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 13। अब 13 × 5 = 65 को 5 हासिल लगा 4, 13 दूनी के 26 27 28, कितना हो जाएगा
छब्बीस, छब्बीस और छः 32, कितना हो जाएगा 32, तो 325 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सॉरी दोस्तों इसके लिए, लेकिन आप इसको देखिएगा। ठीक है, ये 325 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 से 1/2। तो देखिए 12 से 1/2 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 12 से 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/8। ये आपको याद करना होगा, याद नहीं करना है तभी देख लीजिए। हम लोग लिखते हैं ये 1/8 कितना लिखते हैं, 12 से 1/2%। अब इसको चेंज करने का तरीका देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 से 1/2% को लिखेंगे 12 दूनी 24, 25/2 हो जाएगा परसेंट। जब परसेंटेज हटाते हैं ध्यान दीजिएगा तो नीचे डिवाइड करते हैं 100 से, 25 गुणे ये हो जाएगा 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, उसको हम लिख सकते हैं 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, 7 की पावर 71, 7 की पावर 71 गुणे 6 की पावर 63 गुणे 3 की पावर 65 की गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। देखिए 7 का 7 71 दिया हो तो 71 को पहले 4 से भाग दे दीजिए। जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और बचा यहाँ 3, 4 और 4 7 28, तो यहाँ क्या बचा 28 जब करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, मतलब 7 की पावर 3 हो गया। क्या हो गया, 7 की पावर 3 हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाइए, 6 का जो कितना 6 की पावर कितना भी रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 की पावर आ जाए, 3 की पावर 65 है तो 65 को पहले भाग दे दीजिए 4 से, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 हो जाएगा, यहाँ बचा तो 4 25 20, 4 6 24, यहाँ बचा 1, मतलब 1 आ रहा है तो मतलब 4 की पावर भी 1 ही रहेगा। अब देखिए 7 की पावर 3, तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343 हो जाता है, 343 हो जाता है, गुणे 6 हो जाता है, गुणे 4। अब हमको 343 में 6 का गुणे इसके इकाई अंक से गुणा करते हैं। ठीक है, इसके इकाई अंक से जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके इकाई अंक से जब हम गुणा करेंगे तो 3 छत्रिक 18 हो जाएगा। फिर हम 18 का 4 में नहीं, फिर इसी क्या करेंगे 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32, तो आंसर इसका 8 3 4 चौक 32। ठीक है दोस्तों, देखिए 32, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई कि यहाँ पे 3 के पावर 65 है, हमने 3 के पावर यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे जब 3 हो जाएगा तो देखिए ये 3 छत्रिक 18 हो जाएगा, 18 में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे तो 8 3 24, कितना आ गया 24, तो इकाइयाँ कितना आ गया 24 आ गया, मतलब इकाइयाँ कितना हो जाएगा 4, तो इकाइयाँ का हमारा क्या हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, एक बार फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7 के पावर 71 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 6 के पावर 63 दिया हुआ है और 3 के पावर 65 दिया। लेकिन 6 के पावर चाहे कुछ भी हो जाए, 6 के पावर 5 की पावर 6 5 0 और 1, 6 5 0 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो 6 का तो 6 ही रहेगा, यहाँ पे मैं 6 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ये 7 है तो 7 की पावर 71, तो 7 की पावर 71 तो 4 से जब भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए 65 यहाँ पे आएगा, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 7 की पावर 3 की वैल्यू हो जाती है 343 इंटू 6 का पावर 6 1 है, 3 की पावर 1 3 1, 3 छत्रिक 18 हो जाएगा 8, यहाँ बचा 3, 8 में फिर 3 का गुणा करने कितना आ जाएगा 24, इसका मतलब इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया, इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया, हमारा चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन अब आ गए हमारे। ठीक है, सामान्य हिंदी क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित प्रकार प्रश्न में संधि पहचानिए। दोस्तों मैं हिंदी के भी वीडियो लाऊंगा, 20 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, 20 तारीख को मतलब 20 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ही मैं हिंदी के और प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, प्रैक्टिस सेट तो डेली मैं देता रहूँगा, और हिंदी के भी अभी कल मैं एक वीडियो डाला था भाषा व्याकरण, उसके बारे में डाला था, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए हिंदी पे आते हैं। हिंदी का पहला क्या है, पहला प्रश्न है 36वां नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में संधि को पहचानिए। देखिए शिवालय कौन सी संधि है, शिव, देखिए अब इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शिवालय, देखिए शिव धन आलय, शिवालय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शिव प्लस आलय लिख सकते हैं। तो देखिए व के पास ये अ है और प्लस आ है, और देखिए अ और आ मिलने के बाद कौन सा संधि हो रहा है, आ बन रहा है, बीच में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो अ और आ जब मिल के आता है इसको कौन सा संधि बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। इसी हमारा पहला आंसर ही सही हो जाएगा। मैं संधि पूरे अच्छे तरीके से भी समझाऊंगा आपको, आप टेंशन फ्री रहेगा। देखिए तो अब देखिए नीचे दिए गए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। सर्वोत्तम विलोम देखिए, अंत का सर्वोत्तम विलोम क्या हो जाएगा, अंत का सर्वोत्तम विलोम को लग रहा है कि आदि तो नहीं हो सकता है, दिए गए अंत का विलोम, अंत अग्र इति, अंत का इति तो होगा नहीं, अपूर्ण भी होगा नहीं, आदि होगा, अंत का क्या हो जाएगा, अंत का विलोम क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा, अंत का विलोम क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जी बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, सज बाग दिखाना मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए सब्ज बाग दिखाने का मतलब साफ साफ होता है कि
झूठे वादे करना, ठीक है, मतलब झूठ का ही बाग दिखा रहा है, ठीक है, मतलब झूठ मूठ का क्या कर रहा है, वादे करना। सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या होता है, झूठे वादे करना। निम्नलिखित में से देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। तो देखिए मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, मैंने उस त्रुटि नहीं है, मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, में तो नहीं होगा, इसमें त्रुटि है। उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही होगा। 1 मिनट, मैंने उस कागज़ पे हस्ताक्षर कर दिया, ये शुद्ध वाक्य, दूसरा इधर करेक्ट आंसर है। में नहीं होता है, पर होगा, ठीक है। उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए भी नहीं होगा यहाँ पे, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर, ये भी सही होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आइए, जन में जय का नाग यज्ञ की रचना किसने, जन में जय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है, ठीक है। ये देखिए इसको कौन किया है, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। जयशंकर प्रसाद ने जन में जय की का नाग यज्ञ की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे, किसके युग थे, छायावादी युग थे, छायावादी युग के कवि थे, ठीक है। इन्होंने अपने अनेक नाटक, कहानी, उपन्यास एवं कविताओं की रचना भी की है, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी देखिए, सामान्य अंग्रेजी के कुछ आए हैं क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं। सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन। देखो दोस्तों 40 तक मैं आ चुका हूँ, तो सबसे पहले आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आगे देखिए, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, मतलब इसी के जैसे ऑफुल है, इसी की तरह कौन सा है, तो ऑफुल का मतलब होता है दोस्तों विस्मयकारी, भयंकर, डरावना, ठीक है। तो इसका देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ऑफुल, तो ऑफुल का जो हमारा हो जाएगा टेरिबल। ऑफुल का मतलब होता है विस्मयकारी, क्या होता है, विस्मयकारी हो गया, या भयंकर हो गया, डरावना हो गया, ठीक है। और इसमें टेरिबल का मतलब भी क्या होता है, डरावना होता है। टेरिबल का मतलब डरावना, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाइए, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम्स एंड फ्रेज। गेट ऑफ द मार्क, गेट ऑफ द मार्क देखिए इस एक आइडियम है, आइडियम मतलब एक प्रकार से कोई सेंटेंस है, उसका मतलब क्या है, तो गेट ऑफ द मार्क। गेट ऑफ द मार्क होता है कि टू स्टार्ट स्कोरिंग स्पेशली इन क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में ये वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या, इसका क्या होगा, गेट मतलब गेट नहीं बोलते हैं, गेट ऑफ द मार्क गो। तो ये रनिंग में जब यूज होता है तो आप देखेंगे रन एरेस तो होगा नहीं, शॉर्ट ऑफ इट होगा नहीं, शॉर्ट, लेकिन ये क्या होता है, गेट स्टार्ट के लिए बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है, आप लोग सुने होंगे जब रेसर दौड़ने वाला होता है तो उससे पहले ही बोला जाता है गेट ऑफ द मार्क, मतलब आप रेडी हो गए तो गेट स्टार्ट हो जाए, मतलब रेडी हो जाए, स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट करना है, ठीक है। आगे आ जाइए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आयरन इज ओनली वन केमिकल एलिमेंट, स्टील ऑन द अदर हैंड इज ए मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, आयरन एंड कार्बन, ठीक है। देखिए आयरन इज ओनली केमिकल एलिमेंट, स्टील ऑन द अदर हैंड इज द मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, आयरन एंड कार्बन। स्टील में है मच एज 1.5% कार्बन इन इट, मतलब स्टील में 1.5% कार्बन होता है। बट द स्टील वी यूज मोस्ट ऑफन has only 0.2% carbon in it. Beside carbon, steel have may small amount of other metals that have been put into the melt on purpose. Metal like manganese found in the some forms of iron can improve the quality of steel, but there is also some element found in steel which do not belong. An element such as sulfur can ruin steel. Steel makers दे ट्राई दियर्स बेस्ट टू गेट रीड ऑफ इट, ठीक है। स्टील मेटर को क्या करना चाहिए, अच्छी चीज़ें इसका यूज करना चाहिए, तो इस सब चीज़ें छुटकारा पाने के लिए। विदाउट द यूज ऑफ स्टील द फेस ऑफ द वर्ल्ड टुवार्ड्स टुडे वुड लुक ए लॉट like the way it did be middle 1800. We would not have tall skyscrapers, huge steam ships, car, plane and large machine to make life easier. उस टाइम 1800 के पास हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं थी ताकि हमारी लाइफ को क्या कर सके, ईजियर कर सके। हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, उस पैराग्राफ के अनुसार हमको अब क्वेश्चन लगाना है। पहला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 43वां नंबर का, कि द डिफरेंस बिटवीन आयरन स्टील दैट इज दैट आयरन इज ओनली वन केमिकल एलिमेंट, ठीक है। स्टील इज ओनली वन केमिकल, स्टील इज स्ट्रॉन्गर एंड सल्फर डाई, चौथा ऑप्शन है। उसके बाद चौथा ऑप्शन इंडिया आयरन इज स्ट्रॉन्गर है
स्टेबल। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन इज़ द ओनली वन केमिकल एलिमेंट, आयरन इज़ द ओनली वन इज केमिकल, ये पहले ही सेंटेंस में हमारे डायरेक्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिमेंट समटाइम्स फाउंड इन स्टील दैट डज नॉट बिलोंग इन। देखिए एन एलिमेंट क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट समटाइम फाउंड इन स्टील डज नॉट बिलोंग इज, मतलब उसमें पाया जाता है लेकिन बिलोंग नहीं करता। कार्बन तो पाया ही जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि इसमें आप पढ़ेंगे तो 0.2 एक मिनट, हाँ इसमें सल्फर नहीं पाया जाता। क्या करता है? क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा डज नॉट बिलोंग, उसमें से बिलोंग नहीं करता है। द मैग्नीज फाउंड इन आयरन ओर, द मैग्नीज फाउंड इन आयरन ओर किस लिए भैया पाया जाता है? इट्स रिमूव बिफोर स्टील इट्स मेड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टील। देखिए हाँ इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है किसकी, क्वालिटी ऑफ स्टील की, इसको मिलाने का कारण ये है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। तर्क शक्ति में आ गया हम, किस में आ गए? तर्क शक्ति और तर्क पे आ गया। तो ये हमारा जो है दोस्तों रीजनिंग जिसको हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं तर्क शक्ति और तर्क के बारे में, ठीक है, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। यदि प्लस का विधायक, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, 26 + 74 - 4 × 5 / 2। अब देखिए 26, तो प्लस का विपाय क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे गुणा कर लिया जाए 74। उसके बाद माइनस, देखिए माइनस का अभिप्राय क्या है, भाग है, तो भाग कर लिया जाए। उसके बाद क्या करें, गुणा का, यहाँ पे गुणा है तो गुणा का अभिप्राय क्या है, माइनस है। और यहाँ पे माइनस का जो है कि भाग है माइनस, और भाग का अभिप्राय क्या है, प्लस है, तो भाग का क्या है, प्लस हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं। बॉड मास का आप लोग पढ़े होंगे BODMAS, तो फाइनली इसको बी बॉड मास पढ़ते हैं। तो बी से पहले ब्रैकेट ऑफ करना चाहिए, तो ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 26 × 74 बटा में 4 - 5 + 2। इसको काटते हैं, 4 से कटेगा नहीं, इसको करते हैं 2 से, काटते हैं 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, 2 से 14, फिर इसको 2 से काटे हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको 13, अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए, क्योंकि गुणा कर 13 × 3 = 5, 13 × 5 = 65, 63 × 63 = 91, 91 को क्या हो जाएगा, 1 हासिल लगा 9, 13 × 3 = 39, 39 में 39 40 कितना हो जाएगा, लगभग 48 हो जाएगा। 481 - 5 + 2। अब देखिए 5 + 2 जब इसको करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो 481 में से क्या करेंगे, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 478 इज़ द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 478 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं 470 इज़ द क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए 47, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए विकल्पों को उपयुक्त क्रम का चयन करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या आएगा, ये हमको चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से पहले कर सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर तो आता नहीं है, सबसे पहले क्या आता है, बुखार आता है। सबसे पहले क्या आता है, बुखार, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जब फीवर आएगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हमको फीवर आने के बाद क्या होगा, हमको या तो डॉक्टर के पास जाएंगे, या तो बीमारी पता है, दवाई तुरंत दवाई लेंगे नहीं। हाँ डॉक्टर, जब बुखार आएगा तो सबसे पहले इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बुखार आएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ यदि हमको बुखार आया तो हम सबसे पहले फिर कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद देखिए डॉक्टर के बाद हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के बाद बीमारी का पता लगाते हैं। तो बीमारी का पता मतलब डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, प्रिस्क्राइब करें मतलब बताएंगे कि क्या क्या करना है, नुस्खा करेंगे बताएंगे, और नुस्खा करने के बाद क्या हो जाएगा, दवाई देंगे। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा, पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पाँचवा। तो हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 48 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ। तो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर मैं आपको बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, उत्तर दिशा में
उत्तर दिशा में 15, यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं उत्तर दिशा में, यहाँ मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा पॉइंट दूरी पे, यहाँ से वो 15 किलोमीटर जाता है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम मतलब इधर उत्तर हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, पश्चिम मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है। जाने के बाद फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, इधर दक्षिण नीचे हो जाएगा तो 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अंत में वो पूर्व की ओर दाएँ मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर क्या चलता है 10 किलोमीटर फिर चलता है। उसके बाद क्या करता है, तो अब वो अपने घर से किस दिशा में है, उसका घर यहाँ पे है, अब वो अपने घर से किस दिशा में बताइएगा दोस्तों। वो अपने घर से यहाँ पे पहले हम बताए थे, तो यहाँ पे ये ऊपर हमने उत्तर किया था, तो अपने घर से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका आंसर, उत्तर दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ देता है उसका घर किस दिशा में है, तो हम कहते हैं कि उसका घर उसके वहाँ से दक्षिण दिशा में, वहाँ जहाँ खड़ा था उसके किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। लेकिन पूछा कि उसका घर से वो किस दिशा में खड़ा है, तो हम क्या देंगे, उत्तर दिशा में देंगे, हम उत्तर दिशा में लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियों में लुप्त अक्षर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित श्रेणियों में क्या दिए गए हैं, लुप्त अक्षर दिए हुए हैं। CFIIKM क्या दिया है, CFIIKM। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, OPQ। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, आज लिखते हैं। देखिए इसको सबसे पहले मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने का तरीका बताया था, CFIIKM OPQ। तो ये नंबर लिख लीजिए 3 6 9, उसके बाद 9 11 13, उसके बाद देखिए 15 16 17। ठीक है, देखिए 3 का गैप है इसमें, उसके बाद फिर 9 2 का गैप है, फिर 15 16 17 का गैप है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार बताइए इसमें अब क्या होगा, तो अब एक का भी गैप नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, U। इसमें 3 का गैप था, इसमें 2 का गैप था, इसमें 1 का गैप था। अब अगले वाले में 1 का भी बने, तो देखिए इसे 15 हो गया, 15 के बाद कितना होना चाहिए, 15 16 17 17 होना चाहिए, तो 17 13 के बाद यहाँ 13 14 15 9 9 के बाद 9 13 14 15 मतलब 14 एक गैप, उसके बाद 17 बाद 18 19 20। ठीक है, तो यू का कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और लॉजिक काम करते, देखिए यहाँ से सी 6 जुड़ा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 जुड़ा है, फिर ये भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एफ देखिए कि इसमें भी कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है, उसमें फिर किसमें जुड़ा है, 5 जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है। तो कुल मिला के देखिए यू इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए आई से 13 हुआ है, 4 जुड़ा है, ये कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा, तो ये भी कितना जुड़ेगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 जुड़ा, तो यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 लोग आपकी ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 5 लोग आपकी ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, वाई एक्स के बाएं बैठा है। ध्यान दीजिएगा, 5 लोग मेरी तरफ मुँह करके, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बुक ऊपर करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन, 5 लोग 1 2 3 4 5, इसको मैं बना दिया। अब देखिए 5 लोग आपकी, तो वाई एक्स के बाईं ओर है, वाई जो है एक्स के बाईं ओर है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वाई एक्स की, तो अब देखिए इधर का मुँह करे हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, तो ये मेरा बायां है, ये मेरा बायां है और ये मेरा दायां है। ठीक है, लेकिन इधर का मुँह किया है, तो एक्स के बाईं ये हो जाएगा ये, तो वाई एक्स के इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एक्स के बाईं ओर कौन हो जाएगा, वाई, तो वाई जो एक्स के बाईं ओर हो गया, डब्लू जेड के दाईं ओर है। जब डब्लू, मान लीजिए हम डब्लू यहाँ पे लिखते हैं, तो जेड के दाईं ओर है, तो मतलब कि इधर से देखेंगे, इधर का मुँह करेंगे तो दाईं ओर इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड इधर हो जाएगा। ठीक है, जेड क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये बायां है, देखिए ये क्या है, बायां है, मेरा बायां नहीं है, इन जिधर ये मुँह करके बैठे इनका बायां है, और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। पर फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए पहले दिए वाई जो एक्स के बाईं ओर है, तो वाई जो है तो इधर इसका दायां हो जाएगा, तो इधर इसका बायां हो जाएगा। तो एक्स जो है कि बाईं ओर बैठा है, वाई जो है एक्स के बाईं ओर बैठा है, तो एक्स के ये इधर का मुँह क्या है, इसका ये दाएं हो जाएगा, तो इसका बाएं, तो वाई इधर बैठा हुआ है। अगली में क्या देखा, डब्लू जेड के दाईं ओर है, डब्लू जो है ये जेड है, इसकी दाईं ओर जेड बैठा हुआ है। अब हमारे पास बचा है क्या, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, वी एक्स के, वी जो है यहाँ ये वी बचेगा, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, वी क्लियर सेट हो रहा है। अब देखिए यदि जेड की पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, वाई बैठा है, बीच में कौन बैठा है, वाई बैठा है। तीसरा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने 50 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। अब आप सबसे पहले, आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाएं। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आप जो है कि 50 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण इस एग्जाम का एक भाग है, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो कि आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उससे पहले आप देखिए, मैं 51 क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। ठीक है, नए विरासत स्थल कितने शामिल किए गए? 6 शामिल किए गए। कितने शामिल किए गए? 6। मैं भी उसको आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण। ठीक है, ASI बोलते हैं। मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत 9 स्थलों में से 6 को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया, जो किसी भी स्थल का अंतिम नामांकन से पहले किया जाता है। भारत में अब तक अस्थायी सूची में 48 साइट है। मतलब भारत में टोटल कितने अभी तक हैं? 48 साइट है। कितने हैं? 48 साइट हैं। देखिए, 6 साइटें क्या क्या हैं मैं बता रहा हूँ आपको। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नाम सुनते जाइएगा। पहला क्या है? महाराष्ट्र स्थित मराठा सैन वास्तुकला। महाराष्ट्र स्थित कौन सा है? मराठा सैन वास्तुकला। दूसरा नंबर पे क्या है? कर्नाटक स्थित हायर बंगाल मेगालिथिक साइट। ठीक है। तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश स्थित नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट, लमेता घाट। आप देख सकते हैं उसका जो है कि उसके बाद तीसरा में जो है मध्य प्रदेश में है। तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेटा घाट में। ठीक है। और चौथा ध्यान देगा, चौथा क्या है? चौथा है वाराणसी स्थित गंगा घाट। वाराणसी चौथा क्या? वाराणसी स्थित गंगा घाट भी को लिया गया है। रामसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में लिया गया है। और कांचीपुरम स्थित मंदिर भी लिया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को भी लिया गया है। ठीक है, ये 6 को हमको ने क्या किया गया? जल्दी इसमें शामिल किया गया ASI में। ठीक है, अब आ जाइएगा अगला क्वेश्चन के लिए। देखिए 52 क्वेश्चन क्या करा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी गई? ठीक है, किस देश ने? इसका क्या होगा? मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव। सरकार ने मालदीव में भारत की राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए इस साल द्वीप राष्ट्र में अट्टू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। मालदीव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर क्षेत्र के सभी सुरक्षा और विकास भारत सरकार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, ये मालदीव में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। सिंथेटिक और कैनिबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाना दुनिया का पहला देश कौन बना है? सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो पहला देश बन गया है चीन। ठीक है, चीन सभी सिंथेटिक और कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है। कैनबिनोइड पदार्थ समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, जहां ऐसे पदार्थ का दुरुपयोग जानबूझकर चोटों में खराब ढंग से गाड़ी चलाने जैसी घटनाओं को जन्म देता है। ठीक है, चोटों और खराब ढंग से गाड़ी चलाने की घटनाओं को जन्म देता है। इसीलिए क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन जाएगा? चीन बन जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिका को नियुक्त किया गया है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिका को नियुक्त किया गया? देखिए, नीरा टंडन है। कौन है? नीरा टंडन। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, ये भारतीय और अमेरिकी की हैं। ठीक है, जो बाइडेन की क्या वरिष्ठ सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। देखिए, आइए थोड़ा जानते हैं नीरा टंडन के बारे में। वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोसेस, को हम कैप बोलते हैं, उसकी क्या है? अध्यक्ष भी हैं और CEO भी हैं। ठीक है, कैप मतलब थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोसेस की अध्यक्ष और CEO भी हैं। सुश्री टंडन ने पहले अमेरिका स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग स्वास्थ्य सुधारों के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये पुणे में हुआ। कहाँ हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एवं एग्रीकल्चर, मतलब हम क्या बोलते हैं? MCCIA। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, MCCIA ने नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे, नाबार्ड नेशनल बैंक
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया। नया सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र के निर्यातकों के लिए वन टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र में कृषि निर्यात को बढ़ावा भी देगा। कृषि निर्यात को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है पुणे में खोला गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। आप इसको अच्छे से इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, ठीक है, 56 नंबर पे आ गया हूँ, ठीक है। ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेट को दिया गया, ठीक है। ये सब देखिए एक प्रकार से मतलब करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद करना। भारतीय मूल की है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने जलीय कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र पोषक संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में अपनी जमीनी स्तर पर शोध हेतु 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। कौन सा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 कौन जीता है, शकुंतला हरक सिंह थिलसेट जीता है, ठीक है। अगले और बांग्लादेश की छोटी देश मछली प्रजातियों पर उनका शोध सभी स्तरों के जलीय खाद्य प्रणाली के लिए पोषक संवेदनशील दृष्टिकोण के विकास किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे पहली बार 1987 में दिया गया था। पहली बार कब दिया गया था, ये 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1987 में दिया गया था। अब देखिए 69 मतलब 57 का 16वीं मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई है। मतलब 69 मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंड्रिया मेजा। क्या हो जाएगा, एंड्रिया मेजा। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा ने 69 मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहना गया। वह दूसरी और मिस इंडिया की एडलाइंस क्वाड्रोन्स कैसलीना ने टॉप 4 में जगह बनाई और ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप और पेरू की जेनिक मेकेटा सेकेंड रनर अप, जबकि भारत की एडलाइन कैसलिनो और डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बर्ली पेरेस क्रमशः थर्ड रनर अप में फोर्थ रनर अप थी, ठीक है दोस्तों। आपको उतना ज़्यादा नहीं समझना, बस आप इतना से 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसे ताजपोशी की गई है, एंड्रिया मेजा की, ठीक है, एंड्रिया मेजा की। अगला आ जाए 59 व्हिटली पुरस्कार 2021 किसने जीता था। व्हिटली पुरस्कार जो किसने जीता था, नुक्लू फोमो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड को व्हिटली अवार्ड भी कहा जाता है। देखिए व्हिटली अवार्ड को क्या कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, ठीक है दोस्तों। इसको व्हिटली पुरस्कार भी कहा जाता है 2021। और इसको किसने जीता है, नुक्लू फोमो ने जीता 2021 का ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार। नागालैंड के, कहाँ के हैं ये, नागालैंड के कौन जीते हैं, नागालैंड के नुक्लू फोमो ने जीता है। वह ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है। बने हैं लड़का है, ठीक है, बने हैं। और नुक्लू फोमो यह अवार्ड अमूर फाल्कन प्रवासी पक्षी के संरक्षक दिया गया, ठीक है। ये अमूल एक फाल्कन करके एक चिड़िया है जो प्रवासी पक्षी है, जिसकी संरक्षक इनको दिया गया, ठीक है। आगे आ जाइए डिप्को। अगला जी डिप्को वैन क्या है, डिप्को वैन एक प्रकार का, ध्यान दीजिएगा क्या है, डिप्को वैन एक प्रकार का एंटीबॉडी पहचान आधारित किट है। क्या करता है, एंटीबॉडी पहचान आधारित किट, ठीक है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, DRDO, क्या बोलते हैं, DRDO ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट की विकसित की है, जिसको हम डिप्को वैन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्को किट बोलते हैं। 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस की स्पाइस के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे दिल्ली के वेगार्ड डायग्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एवं एलाइड साइंस लैब द्वारा विकसित किया गया, ठीक है दोस्तों। आज ये 60वां तो 60वां का जो है, मतलब ये करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने वाले हैं। तो आ जाइए, मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2020 किसने जीता है, तो एलिना
देखिए एलिना सबलेका कौन जीता है, एलिना। मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता, एलिना सबलेका ने जीता है। देखिए एलिना सबलेका बेलारूस ने एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, किसको, एस्ले बाल्टी इसको हरा दिया, ठीक है। हरा कर महिला ओपन में महिला एकल फाइनल जीता, वो एकल और युगल दोनों शीर्ष 10 में शामिल खिलाड़ी रहीं और जिन्हें महिला टेनिस WTA, ठीक है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन द्वारा एकल में नंबर 4 और युगल में नंबर 1 पर स्थान दिया। महिला युगल फाइनल चेक गणराज्य के बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा ने कनाडा के गैब्रिगोला डिवोवस्की और फ्रांस के डेमी सूर्स और को 6-4, 6-3 से हराया था, ठीक है। आ जाइए, यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा। मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता, एरिना सबलेका ने जीता, एरिना सबलेका ने जीता। अब देखिए सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता के भी क्वेश्चन कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। तो आइए 10 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता के भी करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। देखिए मैं कहीं भी वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं किया हूँ, ना आपसे ज़्यादा इतना रिक्वेस्ट किया हूँ, लेकिन आप प्लीज़ अब आप खुद मेरे मेहनत को समझिए और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं सामान्य जागरूकता। भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में है, सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला, देखिए सिक्किम, ये किस राज्य में है, सिक्किम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम सरकार द्वारा 1969 में स्थापित टेमी एक जगह का नाम है, टेमी टी गार्डन दक्षिण सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और यह सिक्किम का एकमात्र चाय बागान, इसे भारत और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारत और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है, टेमी चाय उद्यान को माना जाता है। और ये कहाँ पे है, टेमी में है, सिक्किम में, ठीक है। अगला देखिए, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो पहली, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2000 में सिडनी ओलंपिक में, 2000 में किसमें, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कल्लम महेश्वरी, क्या हो जाएगा, कल्लम। 2000 में, सन 2000 में कल्लम महेश्वरी ने स्नैच में 110 किलो में 240 किग्रा क्विक एवं जर्क सीढ़ियों में 130 किग्रा भार उठाया था, कितना आया था, 130 किलो भार उठाया था। और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला वेट लिफ्टर भी हैं, पहली और एकमात्र कौन सी वेट लिफ्टर यही है। और 1995 उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। भारत का सर्वोच्च खेल है जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और 1999 में नागरिक पद्म श्री पुरस्कार भी मिल गया था, ठीक है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, अब आ जाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ज़्यादातर दोस्त हमारे क्या करते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, आपने देखा होगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये गलत है। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या गया, प्लेइंग टू विन, ये भी गलत है। उसके बाद प्लेइंग इट माई वे इज द करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन मतलब 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, ये 2014 में, मतलब नवंबर 2014 में प्रकाशित की गई थी। और सचिन तेंदुलकर को उनकी उत्कृष्ट खेल उपाधि के 1994 अर्जुन पुरस्कार मिला, तो 1994 अर्जुन पुरस्कार, 1997 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल, और 1999 में और 2008 में पद्म श्री और पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्लेइंग इट माई भी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 64, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, देखिए सुमित्रा महाजन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सुमित्रा महाजन, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा महाजन थी, जो कि 16वीं अध्यक्ष हैं। कौन सी अध्यक्ष हैं, 16वीं अध्यक्ष हैं, ठीक है। मीरा कुमार के बाद वो लोकसभा के अध्यक्ष रूप में चुनी जाने वाली पहली, मतलब पहली कौन सी थी, ये 15वीं थी और ये पहली भी थी। पहली कौन थी, मीरा कुमार थी और ये 16वीं है, ठीक है दोस्तों। आगे आ जाइए, 15 सितंबर को किनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अभियंता, देखिए बहुत ही अच्छा, विश्व स्वरैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है। राहुल गांधी जी ने इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे तो उनका काफ़ी मजाक बनाया गया था, उनका जो है कि मेमेज बनाया गया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे देशवासियों को। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि गड़बड़ हो जाती हैं। तो मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। भारत 15 सितंबर को कब मनाता है, 15 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा, 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियर दिवस मनाता है। कौन सा दिवस, इंजीनियर दिवस, जिसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस भी कहते हैं। वो भारत के सबसे योग्य सिविल इंजीनियर बाद बना हुए थे, अर्थशास्त्री और राजनेता भी बन गए थे, ठीक है दोस्तों। आगे आ जाइए 66वां 66 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर
किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश स्थित नेपा नगर किससे स्थित है? तो हर साल 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग सॉरी नेपा नगर की बात हो रही है, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, तो हमने ऊपर वाला एक पढ़ दिया। मध्य प्रदेश के स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर, कौन सा भैया? नेपा नगर। तो नेपा नगर आप देख सकते हैं, नेपा नगर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में एक औद्योगिक बस्ती है, बुरहानपुर। कौन सा बुरहानपुर में एक औद्योगिक बस्ती थी। नेपा नगर अपने अखबारी कागज मिल, कौन सा? अखबारी कागज मिल और नेपा मिल्स लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। नेपा देश में मतलब न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, क्या जिसको हम अखबार बोलते हैं, अखबारी प्रिंट और अखबारी कागज के विनिर्माण का बीड़ा उठाया था। तो हम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन न्यूज प्रिंट फैक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाए 67 तिमित। तिमित उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तिमित उत्सव, ध्यान दीजिएगा, तिमित उत्सव, तिमित उत्सव तमिलनाडु के किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो तिमित उत्सव जो है द्रौपदी तिमित या फायर वॉकिंग समारोह, तिमित कह लीजिए या फायर, तिमित या फायर वॉकिंग समारोह तमिलनाडु में होने वाला एक हिंदू त्योहार है। अग्नि परीक्षा समारोह द्रौपदी अस्मन के सम्मान में होता है, जिन्हें मरियमन मन का अवतार माना जाता है। ठीक है, मरियमन का अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? आप लोग इस बारे इसको अक्सर ही सुने होंगे, अपने घर में, शहर में, गांव में, हर जगह इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अतिदेव भगवान है। अतिथि क्या है? भगवान है। अतिथि को हम हमारे देश में, हमारे भारत देश की एक ऐसी वसुदेव कुटुंबकम के साथ चलने वाला हमारा देश, जो कि अतिथि को क्या मानता है? अतिथि को भगवान माना जाता है। हमारे देश में अतिथि को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है, और भगवान की तरह को पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, 69 क्वेश्चन पे। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो ये ऑप्शन से ही आप तुरंत लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से, क्योंकि देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये तो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र प्रदेश है। 4 छोटे अशब्द जिले शामिल हैं, पुडुचेरी जिला, कराईकल जिला और बंगाल की खाड़ी यानाम जिला, अरब सागर में महे जिला, ये 4 हैं। कुल 483 किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। पुडुचेरी भारतीय राज्य केंद्र शासित हुई सबसे छोटी तटरेखा। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? पुडुचेरी की है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए 70 में, मतलब कि सामान्य जागरूकता का 10 क्वेश्चन था, तो 61 से लेकर 70 तक के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? पश्चिम में हंटर के चंद्रमा, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मतलब इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? कार्तिक पूर्णिमा बोला जाता है। क्या होता है? किसके रूप में जाता है? पश्चिम के हंटर के चंद्रमा किसको बोला जाता है? कार्तिक पूर्णिमा। अक्टूबर के महीने में पूर्ण चंद्रमा को इस अवधि के दौरान पश्चिम में हंटर चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। लोग आमतौर पर शिकार करना, वध करना, मीट को संरक्षित करना शुरू करते हैं। भारत में इस अवधि को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवधि को क्या जाता है? कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिम में हंटर का चंद्रमा किसे कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को कहा जाता है। अब दोस्तों आ जाए हिंदी अपठित हिंदी गद्यांश, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, जो कि 71 से लेकर 75 तक है। आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है? सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार आपको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इसमें आंसर खोज के आपको लिखना है, आपको टिक लगाना है। जैसे कि एक बार यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई कि वह थी छात्रा और शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने अध्यापक को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना का कद्र करें तथा यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर देता है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तब दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है, जो तो छात्र छात्रा के सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। शिक्षक की निकटता और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कक्षा में बैठकर हो या स्कूल के बाद खेल के मैदान में। इससे शिक्षक और छात्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तथा छात्र के संपूर्ण विकास के इसका बहुत योगदान रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह शासकीय शिक्षकों के साथ भी एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समांतर शिक्षकों के नियम रहते नियमित प्रशिक्षक प्राय यह समझने लगते हैं कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरह से वे निश्चित हो जाते हैं कि सारा काम समांतर शिक्षकों पर
डाल देते हैं, क्या करते हैं, समाजक स्तर पे डाल देते हैं। आपने इस बातों को पढ़ा, ये शिक्षक और टीचरों के बीच के कुछ संबंधित को बातें को स्थापित कराता है, बताता है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बच्चों को सीखने के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी इस जो हमने इस विश्लेषण को पढ़ा, इस विश्लेषण को हमने पढ़ा, उसके अनुसार इसको हमको आंसर देना है। बच्चे में के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सौम्य स्वभाव, बिल्कुल नहीं। शिक्षक का विद्रोह नहीं। शिक्षक और बच्चों के बीच में, तीसरा ऑप्शन इधर करें, मतलब शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध होगा। तो बच्चे के यदि शिक्षक किसी बच्चे को अच्छे तरीके से कोई बात समझाता है, यदि उसको समझ में नहीं आता है, बात को समझिएगा, यदि किसी शिक्षक को समझ में नहीं आता है, तो बच्चा अगर टीचर विद्वान है लेकिन वो क्रूर है, वो मारता है, या मतलब उससे मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, टीचर मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, तो बच्चा उनसे प्रश्न पूछने में डरेगा। इससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन बढ़ेगा, और ये शिक्षकता का अच्छा उदाहरण नहीं है। इसीलिए शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत जब संबंध स्थापित होगा, तब बच्चा जो है शिक्षक से पूरी तरीके से बेझिझक कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए 72 क्वेश्चन में, प्रत्येक छात्र और छात्र का भावनाओं का कद्र होती है, सही बात है। आगे आ जाइए, इसमें क्या, इसका 72 का आंसर क्या हो जाएगा, उनकी बातों को ध्यान से सुनने से नहीं, यह जानने के लिए कि वे क्या जानते हैं, बिल्कुल नहीं। उनका सम्मान करने से नहीं, इनमें से देखिए तीनों बातें सही होंगी, क्या हो जाएंगी, तीनों। उनकी बातों का ध्यान से सुनने से उनको कदर की भावना होती है, यह जानने कि वो क्या जानते हैं, उसमें भी उसकी कदर की भावना। उनका सम्मान करने से, तीनों से, चारों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चारों। मतलब कि प्रत्येक छात्र छात्राओं की भावना का कद्र होती है, कब होती है, जब उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है, जब उनकी बात को जाना जाता है कि वो क्या जानते हैं, और जब उनका सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो 72वां का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, मतलब चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे जो 73, शिक्षक विद्यालय के बाद बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। ठीक है, शिक्षक विद्यालय के बाद बच्चों से शिक्षा बनाए रखता है क्या, देखिए इसका क्या होगा आंसर, ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि विद्यालय के बाहर शिक्षक नहीं रहता है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि विद्यालय के बाहर भी शिक्षक और छात्र का संबंध तो शिक्षक छात्र का ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन, ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि यह परंपरा के विरुद्ध है, बिल्कुल ये भी गलत है, परंपरा ऐसी कुछ तो है नहीं हमारे देश में। तीसरा देखिए, ऐसा करना ठीक है क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यालय के बाद समाप्त नहीं हो जाती। ये भी कुछ हद तक ठीक कह सकते हैं, लेकिन देखते हैं अगला ऑप्शन। ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% इसको हम करेक्ट मानेंगे। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, चौथे का 73 का फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शिक्षक में से ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता, नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब नियमित शिक्षक जो उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका देखिए समांतर शिक्षकों को पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है। देखिए समांतर शिक्षक, ये अभी ऑप्शन हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि सारा काम समांतर शिक्षकों को डाल देते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हम अपठित हिंदी गद्यांश पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका विवेचन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको इस सारे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट 74 आ गया, 75 पे क्वेश्चन पे आ जाइए। शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय, जो लेखक लिखता है उनके बीच कैसा संबंध यदि रखा जाए शिक्षक और छात्रों के बीच तो उनको पसंद आए, तो मित्रवत संबंध। पहले ही ऑप्शन में पहला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से लेता, तो कौन सा संबंध हो जाएगा, मित्रवत संबंध हो जाएगा। लेखक और शिक्षक और लेखक को शिक्षक और छात्रों के बीच मित्रवत संबंध अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 5 क्वेश्चन हिंदी के जो अपठित गद्यांश से समाप्त होंगे, 5 क्वेश्चन और आएंगे इसी प्रकार से। आज ये देखते हैं, निर्देश क्या दिया हुआ है, 76 से लेकर 80 तक आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर देना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, रूढ़ संज्ञा और कथा पूर्वक विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियाँ की ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं, जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठक पुस्तकों में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथाकथित कविताएं पढ़कर बच्चों को दी गई पंक्तियों का लक्षार्थ कह रहा हूँ, वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता अवश्य है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकों के आभा का गुण होना, यानी जिस भाव या अनुभव का क्षणिक रचना वे मन में करते हैं, उनके इर्द गिर्द एक आभावृत्त की गुंजाइश रहती है, और इसे आभावृत्त को हम ऐसे निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद में थोड़ी देर विचार लेती है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे देखिए पढ़ते हैं। देखिए है, ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं है, कवि के द्वारा तो नहीं ही था,
हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषण शिक्षण का की सामान्य सीमित परिधि पर के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। कविता की भाषा शिक्षण में यह मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथाकथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती, जो हिंदी की पाठक पुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। देखिए, ये हमको पैराग्राफ दिया, थोड़ा कठिन पैराग्राफ था, लेकिन इसको आप समझिएगा। गद्यांश में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पूरक शब्द आप देखेंगे 76 का पूरक शब्द कविता के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, किसके लिए किया गया है? कविता में कविता क्या क्या अंतर्गत। ठीक है, पूरक मतलब कविता में वे तमाम पूरक यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये पूरक है। पूरक में वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं कविता कहकर। देख रहे हैं, पूरक में किसको कहा गया? कविता कहा गया। मतलब इसी से रिलेटेड हमने प्रश्न पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। 77 प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? आभा का गुण होता है। क्या होता है? प्रतीकों में क्या होता है? आभा का गुण होता है। किसका गुण होता है? आभा का। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका उत्तर। आभावर्त देखिए, प्रतीकों में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आंसर देखिएगा। ये प्रतीकों में किसका गुण होता है? आभा का गुण होता है। किसका गुण होता है? आभा का गुण होता है। निर्जन क्षेत्र, अब देखिए निर्जन क्षेत्र 78 को क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है? निर्जन क्षेत्र किस क्षेत्र की ओर अर्थ की ओर संकेत करता है? तो ये करता है आभावर्त की तरफ। ठीक है, किसकी वर्त? आभावर्त की तरफ। ठीक है, देखिए आभावर्त को आप देखिए, मैं आपको सारे आंसर के उत्तर के साथ साथ आंसर भी दिखा रहा हूँ। देखिए आभावर्त हम ऐसे निर्जन क्षेत्र को कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखिए क्या कर रहा है। 79 कविता की शिक्षा को परिभाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? ठीक है, तो देखिए 79 का क्या हो जाएगा? कविता मनोरंजन करती है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं। देखिए, सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता के बिन किसी की पूर्व धारणा की कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। देखा हो जाएगा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? कविता की शिक्षा की भाषा शिक्षण समान परिधि परे जाने वाली शिक्षा इसलिए माना जाता है कि सामान्य भाषा शिक्षण जो है अनुमान एवं कल्पना के लिए अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारा की कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। ठीक है, तो पर्याप्त अवसर है, तो 79 का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आ जाइए अगला 80 क्वेश्चन। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, उन उन तथाकथित उन तथाकथित कविताओं की मदद से जो वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत किया। ठीक है, तो देखिए क्या है? जो अनिवार्य है, जो अनिवार्य वाक्य के किन कविताओं को संकेत किया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? उन तथाकथित कविताओं की मदद जो वाक्य के लिए ऐसी कविताओं को संकेत किया गया है जो कि अनिवार्य है। क्या है? जो कि अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमको क्या करना है? ये ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्राफ। जैसा कि मैं आपको समझाऊंगा इसमें बहुत अच्छे तरीके से, आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने 80 तक क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब 80 के बाद आइए ग्राफ और व्याख्या का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, ग्राफ की व्याख्या का विश्लेषण करते हैं। आप देखिए नीचे एक दिया हुआ ग्राफ बना हुआ है, जैसा कि आप ग्राफ देख सकते होंगे। ग्राफ आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो ग्राफ में क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। एक हाई स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम सभी आंकड़े प्रतिशत में दिए गए हैं। सफलता पर विचार किया जा रहा है। एक पैमाने 1 यूनिट सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वार्षिक परीक्षा का परिमाण प्रतिशत मतलब 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%। ठीक है, अभी कक्षाएं दी हैं 5 कक्षा, 6 कक्षा, 7 कक्षा, 8 कक्षा, 9 कक्षा, 10 कक्षा है। और ये जो काला काला रंगा वो ये लड़कियों को दिखाया, और ये जो खाली खाली है ये लड़कों को दर्शाया। ठीक है, इतना तो विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ का। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, कक्षाओं के किस युग में लड़के और लड़कियों के परिणाम युत क्रमानुपातिक हैं? कैसा है? युत क्रमानुपातिक में है। बात को समझिएगा। ये ग्राफ से क्या हमको पता करना है? हमको ग्राफ से ये पता करना है कि कौन सा लड़के और लड़कियों को क्या कर रहा है? युत क्रमानुपाती है। देखिए अब देखते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ ये छठ क्लास 5 है, तो क्लास 5 में लड़के और लड़कियाँ। ठीक है, लड़के और गर्ल यहाँ लिख ले रहा हूँ, गर्ल। ठीक है, लड़के का देखिए क्लास 6 में कितना परसेंट है? नहीं सॉरी, लड़के का कितना है? 90 है। लड़कियों का कितना है? 70 है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास 6 में कितना है? क्लास 6 में यहाँ देखिए कितना है? लड़कों का 90 है
और लड़कियों का 80 है। उसके बाद यहाँ देखिए कितना 7 में, 7 में यदि आप देखेंगे तो कितना, इधर देख लीजिए यहाँ ये 7 में लड़कों का 50 है और लड़कियों का 70 है। उसके बाद 8 में देखिए, 8 में देखेंगे तो क्या है, ये रहा 8, 8 में चला गया 100% लड़कों का और लड़कियों का कितना हो गया 70%। उसके बाद 8, 9 में देखिए, जब 9 में आप देखेंगे तो 9 में कितना है, लड़कियों का 80 है, लड़कों का और लड़कियों का कितना है 90% है। ठीक है, मतलब ये परिणाम है। उसके बाद देखिए 10, 10 का देखिए तो 10 का कितना है, लड़कों का 80 है और लड़कियों का 70। अब कह रहा है इसमें विक्रमानुपाती, विक्रमानुपाती का मतलब होता है कि किसका, ये किसी में 90 जब, तो इसका 90, देखिए 90 70 तो कहीं 70 90 है क्या, नहीं है, नहीं है। यहाँ देखिए 90 70 है, मतलब मतलब जैसे मान लीजिए x है तो इसका विक्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, मतलब इसका विपरीत, मतलब ये 80 अगर 90 90 70 है तो कहीं में 70 90 है, नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन से देख सकते हैं 5 और 10, तो 5 ये है और 10 ये है, तो देखिए 90 70 है तो ये 80 90 है, गलत हो गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है 6 और 9, मतलब 6 और 9 क्या है, ये 6 और ये 9, देखिए 90 80 है, ये कितना है 90 80, सॉरी ये 90 80 है तो कितना है 80 90, तो ये विक्रमानुपाती, देखिए इधर ऐसे हो गया ऐसे होगा, विक्रमानुपाती हो गया, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, 50 70 तो कहीं 70 50 तो है नहीं, 100 70 तो कहीं 70 100 तो है नहीं, तो अब 90 80 है, लेकिन इसका 90 80 है और ये 80 90 का मतलब विक्रमानुपाती है। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण लड़के न्यूनतम या शून्य है, किस कक्षा में अनुत्तीर्ण लड़के न्यूनतम या शून्य है, तो आप देखिए आप देख सकते हैं इसका मतलब न्यूनतम या न्यून मतलब कि 100% पास हो, ये हो सकता है, 100% जो पास होंगे वही मतलब उसमें 0 हो जाएंगे, तो इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि x में देखिए 100% तो कोई नहीं पास है। उसके बाद देखिए 9 में भी 100% नहीं है। उसके बाद देखिए 8 में आप देख सकते हैं कि लड़के 100% पास है, कितने 100% लड़के पास हैं, 100% लड़के पास क्या होता है, इसमें कोई भी ना फेल है, मतलब शून्य न्यूनतम या शून्य अनुत्तीर्ण है, इसमें सब के सब लड़के क्या है, सब के सब लड़के पास है। किस क्लास में भैया, क्लास 8 में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, स्कूल में कुल विद्यार्थियों में से किस कक्षा में लड़कियों का परिणाम और लड़कियों की औसत से परिणाम से अधिक है, मतलब किस कक्षा में लड़कियों के परिणाम से अधिक है। स्कूल के अब देखिए, अब मैं देखना चाहता हूँ कि स्कूल में कुल विद्यार्थियों में से किस कक्षा में लड़कियों का परिणाम लड़कों के औसत से परिणाम से अधिक है। देखो तो आप देखते हैं 8वां, तो जब 8वां आप देखेंगे तो 8 ही है तो लड़के का तो ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10वां देखिए लड़के का भी ज़्यादा हो गया। अब आ जाइए 9वें में, आ जाइए 9वें में देखिए लड़के का कम हो गया, लड़कियों का ज़्यादा हो गया, तो जब लड़कियों को देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए क्या बोला है, स्कूल में लड़कियों का तो हमको बाद में देखना है, पहले लड़कों का औसत निकालना होगा। क्या होगा, लड़कों का औसत परिणाम से अधिक होना चाहिए लड़कियों का, ठीक है? किस में होगा ये बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले लड़कों का औसत निकालिए, तो देखिए 90 है, 90 प्लस 90, फिर उसके बाद यहाँ देखिए कितना है 50 है, ठीक? उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 100 है, प्लस उसके बाद इसको देखिए 80 है, प्लस इसको देखिए 80, जब इसको पूरा जोड़ेंगे कितना है 6, 6 से भाग देंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो 490 आएगा, कितना आएगा 490 बटा में 6, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 81 सही 2/3 आ जाएगा। तो अब देखिए ये लड़कों का औसत आया है। अब लड़कों का औसत जो है, मतलब ये लड़कों का एक, इससे लड़कियों का औसत ज़्यादा होना चाहिए, तो किस में ज़्यादा होना चाहिए अब देखते हैं किस क्लास में है। तो ये देखिए लड़को ये कितना 70 है तो इसका मतलब कम है, ये 80 इसका कम है, ये देखिए इसका भी 70 है कम है, इसका देखिए 70 ये भी कम है, ये देखिए इसका 90 है, तो क्लास 9 में इसका औसत ज़्यादा है, तो आप क्या लिख सकते हैं क्लास 9 का औसत ज़्यादा है, इसका 90% है क्लास 9 का। और लड़कों का औसत वजन कितना आया है, औसत मतलब औसत परसेंटेज कितना आया है पूरा टोटल, तो कितना आया 81 सही 2/3% आया है, तो और 9 ये वाला ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कक्षा में लड़कों का परिणाम लड़कियों के समग्र औसत परिमाण से कम है, ठीक है? तो परिणाम, ठीक है, देखते हैं क्या है उसका मतलब आंसर क्या है, आइए देखते हैं। देखिए लड़कियों का औसत परिणाम कितना है, लड़कियों का औसत परिणाम हमको पहले देखना पड़ेगा, तो लड़कियों का औसत परिणाम मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 1 मिनट नोट करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला 70 था, 80 था, 70 था, 70 था, 90 था, 90 था, इसको 6 से क्या करेंगे भाग देंगे, क्योंकि हमको लड़कियों का औसत परिणाम निकालना है, लड़कियों का क्या करना है, औसत परिणाम हमको निकालना है। ठीक है,
तो लड़कियों का औसत परिणाम हमने जब निकाला तो इसको देखिए भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 450/6। इसको जब काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, तो अब बताइए लोग 75% आ गया। तो किस कक्षा में लड़कों का परिणाम लड़कियों के समग्र औसत परिमाण से परिमाण परिणाम से कम है, इसका 75 आ गया। और हम लोग क्या देखे थे क्लास 7th में, अब पीछे आप जो मुड़ के एक बार देख लीजिएगा, क्लास 7th में सिर्फ कितने थे 50% लड़के ही क्या थे उत्तीर्ण थे। इसका मतलब 75 से ये कम हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, पहला वाला आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस कक्षा में लड़कियों और लड़कों के परिणाम के बीच अंतर अधिकतम है, तो किस कक्षा में मतलब अंतर है, तो आइए पीछे देखना पड़ेगा आपको, देख समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसके ये 90 70 इसके बीच 20 अंतर है, इसके अंदर 10 का अंतर है, इसके अंदर भी 20 का अंतर, इसके अंदर देखिए कितने का अंतर है, इसके अंदर अंतर कितने का है 30 का अंतर। कितने का अंतर है इसके अंदर 30। तो उसके अलावा इसके अंदर 10 का, इसके अंदर 10 का, तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा आंसर, क्लास 8 में हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि 30% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 30% का अंतर है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट 86 से लेकर 90 तक पढ़ते हैं। तो 86 से लेकर 90 तक कैसे आएंगे क्वेश्चन, लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2007 के 5 महीनों के कंप्यूटर में कंपनी की मांग और उत्पादन। देखिए ये मांग है जो काला से भरा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो अब ध्यान दीजिएगा। ये काला जो है मांग है, उत्पादन किया है, ये कम, मांग इतनी कम है लेकिन उत्पादन ज़्यादा हो गया, मांग ज़्यादा हो गई, उत्पादन कम हो गया, मांग कम है उत्पादन ज़्यादा है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये ब्लैक वाला मांग को दर्शा रहा है, उत्पादन को दर्शा रहा है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का। वो महीना कौन सा था जिसमें उत्पादन की तुलना में कंप्यूटर की मांग सबसे कम रही, देखिए फरवरी महीना रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दिए, वो महीना कौन सा रहा जिसमें उत्पादन की तुलना में कंप्यूटर की मांग सबसे कम रही। देखिए उत्पादन इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन मांग सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको निकालने का भी तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए जनवरी का निकालते हैं, पहला ऑप्शन क्या है जनवरी। तो जनवरी में कितना था, देखिए जनवरी में इसका मांग था 2500, कितना था 2500 और उत्पादन कितना हुआ 1000 उत्पादन हुआ। तो गुणा 100 कर दीजिए, परसेंटेज पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 250 गुना 250% ज़्यादा उत्पाद मांग थी। उसके बाद देखिए आगे जनवरी फरवरी का देखते हैं। जब फरवरी का आप देखेंगे तो मांग जो है कि 100 थी और उत्पादन ज़्यादा कर दिया। उत्पादन कितना कर दिया, ये लगभग 1300 कर दिया। कितना कर दिया, 1300 गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो देकर 100/13 हो जाएगा, मतलब इसमें उत्पादन सबसे कम रही, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उत्पादन ज़्यादा थी, मांग सबसे कम रही। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अप्रैल में देख लीजिए। तो अप्रैल, मई में तो हो नहीं सकता क्योंकि मई में उत्पादन ज़्यादा थी, मांग कम थी, मांग ज़्यादा थी उत्पादन कम थी। ठीक है, तो यहाँ मांग कम की बात किया, सबसे कम की बात किया, कंप्यूटर की मांग सबसे कम की गया है। तो आप देखेंगे फरवरी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अप्रैल का भी निकाल लीजिए। तो अप्रैल का जब निकालेंगे तो अप्रैल में कितना हुआ, देखिए अप्रैल का ये देखिए कितनी मांग थी, 600 मांग थी। कितनी यहाँ पे देखिए ये है रो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700। और मांग कितनी हो जाएगी 2200 गुणे 100। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 32% हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर देखिए ये हमारा सबसे कम ये थे। ठीक है, 13 इसका करेंगे तो कम आएगा, 32 से भी कम आएगा, ये 250 हो गया, सबसे कम हो गया। ठीक है, आ जाइए 87वें क्वेश्चन पे। 87वें क्वेश्चन पे आ जाता है, कंप्यूटर की मार्च महीने की मांग की तुलना में फरवरी महीने की मांग का लगभग कितना परसेंट है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। कंप्यूटर की फरवरी, देखिए फरवरी में कितनी मांग हुई थी, तो फरवरी में मांग हुई थी 100। कितनी मांग हुई थी, 100 मांग हुई थी। और किसका बोला, मार्च, फरवरी की मांग और मार्च की मांग कितनी थी, मार्च की मांग लगभग 2000 थी। कितनी थी, 2000, तो बहुत कम है। तो 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5%। लगभग कितनी थी ये, कितना कितना परसेंट कही जाएगी, 5%। तो कितना हो जाएगा 5, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर की अप्रैल महीने का उत्पादन। ठीक है, अप्रैल महीने का उत्पादन और जनवरी महीने के उत्पादन का लगभग कितना गुना है, जनवरी महीने के उत्पादन का कितना गुना है। देखिए आइए इसको देखते हैं। तो कंप्यूटर में अप्रैल महीने का उत्पादन कितना हुआ, अप्रैल महीने का उत्पादन 700, अप्रैल महीने का उत्पादन 88 कंप्यूटर के अप्रैल महीने का उत्पादन और जनवरी महीने का उत्पादन। तो जनवरी महीने का उत्पादन कितना है, ठीक है देखिए दोस्तों, जनवरी महीने का उत्पादन आप देखेंगे तो 2200 है। कितना है, 2200 है। और अगर उसके बाद सॉरी अप्रैल महीने का 2200 है और जनवरी महीने का यदि आप देखेंगे तो 1000 है। कितना है 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा लगभग 2.2 गुना। कितना हो जाएगा 2.2 गुना, 2.2 गुना। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में दिया होगा, कितना दिया ऑप्शन में 2.
2 गुना दे दिया। ठीक है दोस्तों, इतना इसका आंसर दे दिया है। अब अगला देखिए 89 वाला क्वेश्चन कह रहा है कुल 5 महीनों के कंप्यूटर का औसत मांग और औसत उत्पादन में कितना अंतर है। तो देखिए औसत उत्पादन और औसत मांग हम लिखते हैं, जब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ 2500 मांग को मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ मांग को, कितना हो जाएगा 2500 प्लस इसके बाद यहाँ 100, ये मांग है प्लस 100, उसके बाद प्लस ये कितना है 2000, उसके बाद ये कितना है 700, उसके बाद ये कितना है लगभग 2800, 0000, उसके बाद 7 1 8 9, 7 7 7 9 10 6, हाँ सॉरी 16 5 21, हासिल लगा 2 2 2 4 1 5 6 7 1 81, ये मांग है। कितना है ये मांग है। ठीक है, ये मांग हो गया। तो औसत मांग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8100 बटा में 5 करेंगे क्योंकि 5 है ये, जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1620 हो जाएगा। अब औसत उत्पादन देखते हैं, औसत उत्पादन को जो हम जोड़ेंगे तो औसत उत्पादन कितना है 1000 प्लस 1000 के बाद ये आ जाएगा लगभग 1300। ठीक, उसके बाद इसको औसत उत्पादन देखिए 400, फिर उसके बाद प्लस देखिए ये कितना हो जाएगा 2200, उसके बाद इसको देखिए मिलाइए तो ये हो जाएगा लगभग 1800 1700। अब इसको जोड़िए 00, सब 00 हो जाएगा, 7 2 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो जाएगा। तो 4 3 7 7 4 14 1 15 16, तो ये 8 2 10 10 5 15 15 3 18, कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 6800। 6800 जो हम 500 का भाग देंगे कितना आ जाएगा ये 6800 जो हम 500 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 1360। तो यही बताना है कितना कमी है। तो ये 1660 था, ये 1360 था। जब इसका अंतर करेंगे तो 006, मतलब ये कितना हो जाएगा 260, कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, जैसा कि आप इस उत्तर में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का, इस कंप्यूटर वाले क्वेश्चन का, तो उत्पादन की तुलना में अधिक मांग तथा मांग की तुलना में अधिक उत्पादन का अनुपात कितना है। ठीक है, तो इसका इसका जो है अब इसका देखिए इसमें कैसे करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा उत्पादन की तुलना में अधिक मांग तथा मांग की तुलना में अधिक का उत्पादन जो अनुपात होगा 3:2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण पे आ जाते हैं। तालिका और व्याख्या के विश्लेषण पे जब आएंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, निम्न सारणी किसी बस्ती के 1988 से लेकर 1992 तक रही जनसंख्या को दर्शाती है। सारणी को पढ़िए तो और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए देखिए 1998 में पुरुष इतने थे, महिलाएं इतने थे, बच्चे का नहीं पता, कुल योग इतना है। ठीक है, आगे आ जाइए पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी या कमी है तो आगे होगा। ठीक है, अब देखिए इस सब तालिका दी हुई है, जनसंख्या दर्शाती है और पढ़िए उसका प्रश्न। 1988 में बच्चों की जनसंख्या कितनी थी, तो 1988 में बच्चों की जनसंख्या कितनी रही होगी, तो 1988 में आ जाइए। तो ये पुरुष है, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको हम बताते कैसे होगा। टोटल तो कितना था 14 1,46,997 था, 947 था, कितना था 947। अब दोनों पुरुष और महिला का बताया, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़ते हैं 7 4 11 को 1 हासिल लगाए, 8 1 9, कितना आ जाएगा 9 9, उसके बाद आ जाएगी 4 हो जाएगा, फिर ये 5, फिर उसके बाद 2 और 1, इतना हो गया पुरुष और महिला। ये पुरुष और मतलब मैन और वुमेन। ठीक है, मैन प्लस वुमेन का इतना हो गया, टोटल इतना। इसमें जब घटाएंगे तो बच्चों की संख्या हमको पता चल जाएगी 21,456 ये क्या हो जाएंगे बच्चे हो जाएंगे। 21,456 क्या हो जाएंगे बच्चे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए 21,456 इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्या है, 1989 में कुल जनसंख्या है। 1989 में कुल जनसंख्या देखिए 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है, इतना इतना, और देखिए बढ़ोतरी हुआ है 11,630, क्या हुआ है बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, तो कुल जनसंख्या मतलब क्या थी, इसको इसको जोड़ दिया जाए 70,000 और 68,000 को क्या किया जाए, अरे 62,515 को क्या किया जाए जोड़ दिया जाए, और प्लस में इतने इतने बच्चों की तुलना क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है, तो इसको भी क्या किया जाए जोड़ दिया जाए। तो 70,391, 62,516 और 11,630 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 1 8। तो इसका अंतिम में देखिए 0 था, एक 6 एक 7 था, 7 हो गया, उसके बाद 3 1 4 4 9 4 13 हो गया, तो 13 हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 1989 में बच्चों की संख्या कितनी थी? 1989 में बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या जब हमको पता चल गई, जब कुल जनसंख्या हमने क्या की, पता कर ली, ध्यान दीजिए, कुल जनसंख्या हमने कितना निकाला था 1,58,577 हमने कुल जनसंख्या निकाला था, ठीक है। जब कुल जनसंख्या हमने निकाला तो पुरुष प्लस स्त्री का निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा बच्चों की जनसंख्या। तो पुरुष और जब बच्चों की जनसंख्या हमने क्या निकाला था, 1,32,907 निकाला था, ठीक है। देखिए ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,32,907 आ जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 25,670 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25,670 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गया, 25,670 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1991 में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 1991 आप देखिए ये रहा, 1991 ये रहा, इसमें ये पुरुष दिया हुआ है, ये बच्चे दिया हुआ है और ये माइनस हुआ था। तो पहले इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए कैसे इसको करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट वेट करें। देखिए 1991 में महिलाओं की जनसंख्या निकालना है तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 1990 में बच्चों को 1990 में जो संख्या जनसंख्या रही होगी उसी में से 5,000 इसका घटाएंगे। तो 1990 में आप देखिए कितना, 1,53,000, 1,53,922 है ना, 1,53,922 में से क्या करना है, घट रहा है जनसंख्या तो लिखेंगे 5,337 जब घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1,48,585 कुल जनसंख्या की, क्या की कुल जनसंख्या। महिलाओं की जनसंख्या जब निकालना है तो हम क्या क्या जोड़ेंगे, देखिए हम ये 63 ये पुरुष की जनसंख्या साथ साथ में बच्चे की जनसंख्या जोड़ के क्या करेंगे, इस टोटल में से घटा देंगे। तो इतना टोटल है। अब पूरा टोटल मतलब पुरुष की संख्या और बच्चों की जनसंख्या मतलब 69,395 प्लस 21,560 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब ये 90,955 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 57,630 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये महिलाओं की संख्या है, किसकी, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 57,630 आ जाएगी। 57,630 इज द करेक्ट आंसर। 57,630 इज द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1991 की तुलना में 1992 में जनसंख्या में वृद्धि हुई कि कमी? 1991 में देखिए कितना हो गया था जनसंख्या टोटल, 1991 में जनसंख्या हमारी कितनी हो गई थी, 1,58,588 था, ठीक है। 1,00,000 हमारी इतनी जनसंख्या थी। ये टोटल ये हमने निकाला था अभी, ये 1991 का है। और जब 1991 में हमको इतना मिला और 92 में हमको कितना मिला, 1,60,998 ये मिल गया। तो अब क्या करें, देखिए जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमने क्या किया, इतना इतनी थी, अब साफ साफ दिख रहा है कि ये कितनी थी, ये बढ़ रही है। तो कितनी बढ़ रही है, तो अब इसमें टोटल में से घटा देंगे। 1,48,585 में से क्या करेंगे, मतलब इसको घटा देंगे किसमें से, 1,60,998 जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 12,413। मतलब जनसंख्या में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो 12,413 क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आज एक इस लास्ट जो है क्वेश्चन चल रहे हैं, लास्ट तालिका चल रहे हैं, तो 96 से लेकर 100 वर्ष 1991, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1991 से लेके के लिए किसी राज्य की आयु अनुसार जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नीचे दिया गया है, सारणी में दी गई। इस सारणी के आधारित निम्नलिखित 15 तक 30%, ठीक है। 16 से 15 मतलब इतना परसेंट, 25 से 26 से 35 इतना परसेंट है, इतने इतने 46 से 55 की उम्र 14% है, 56 से 65 5% है, 66 से ऊपर इतना परसेंट, टोटल योग इतना है। राज्य के किस समूह की जनसंख्या अधिक है, राज्य में किस आयु की समूह की जनसंख्या अधिकतम है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे अधिकतम क्या दिख रहा है आपको, सबसे अधिकतम क्या होगा, तो आपको आंसर बताना होगा। इसका आंसर बताइए। इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा 16 से 25 तक, 16 से 25 तक। अच्छा, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि क्यों 15 तक, लेकिन ध्यान 15 तक तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा 17.70 पर यही बचा है, 16। अगर ऑप्शन में 15 तक होता तो ऑप्शन 15 सही हो जाता, लेकिन हमको ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए 4200 व्यक्तियों की 26 वर्ष से कम आयु व्यक्तियों की संख्या कितनी है? प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए 26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 26 तो प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए, ठीक है। कहना चाह रहा है कि 4200 में से
26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 4200 26 वर्ष से कम वाले, सॉरी, तो 25 से 26 17.5 और 15 भी तो 26 के अंदर ही आ जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 17.5, तो कितना हो जाएगा? 47 गुणे मतलब 47.75 बटा में 100, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे 100 तो क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको आप लोग 42 गुणे 48 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 42 गुणे 48 करेंगे तो 2 दूनी के 4, लगभग 2006 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो मतलब 26 वर्ष से कम की संख्या कितनी हो जाएगी? 2006 हो जाएगी लगभग, ठीक है। आ जाइए 2006 मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए 98 क्वेश्चन पे, 98 नंबर पे। यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 200 मिलियन है, 36 वर्ष से कम आयु के, ध्यान दीजिएगा, 36 वर्ष से कम आयु के 200 मिलियन, तो आयु के 56 से सब कितने व्यक्तियों की समा होगी? देखिए 36 वर्ष से कम, तो 36 वर्ष से क्या हो जाएगा कम? 17.25, 17.75, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ 17.25, ये हो जाएगा 17.75 और 30, तो इन चारों को जोड़ेंगे इतना ही होंगे 36 मतलब 200 मिलियन के बराबर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखिए 17.25 प्लस 17.75 प्लस 30.00, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 34 एक 35 5 मतलब लगभग 65% बराबर कितना हो गया? 200 मिलियन। कितना हो गया? 200 मिलियन। हमसे पूछा कितने की वैल्यू है? 5 पॉइंट मतलब 56 से 65 है, जो कि कितने हैं? 5.12 है, मतलब इतने ही परसेंट लोग हैं। तो 200 मिलियन, तो हम लिखेंगे क्या? 200 गुणे 65, 200 गुणे बटा में 65 गुणे गुणे 5.12 कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे। अब कटने लायक है कुछ, तो देखिए काटते हैं। तो अब क्या लिखेंगे इसको? अब इसका आंसर करेंगे 200 गुणे 200 65 मतलब 1024। कितना हो जाएगा? 1024 बटा में 65। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 65 कम 65, 65 पचे इतना 65 इतना मिलियन हमारा आंसर हो जाएगा। इतना मिलियन मतलब 15.75 इज द इतना मिलियन। 56 से लेके 65 वर्ष के आयु लोग, इतने मिलियन लोग हैं, ठीक है। यदि 56 वर्ष और उसके अधिक आयु के समूह की 10 मिलियन व्यक्ति है, मतलब उससे 56 से लेके अधिक तक कितने? 10 मिलियन है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, मतलब 56 से लेके अधिक, देखिए कितने हैं? 56 से अधिक कितने कितने हैं? 5.12 और 1.13 है। तो क्या लिखेंगे हम इसको जोड़ करके? तो 5.12 प्लस 1.13, क्या लिखेंगे? 1.13। क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक है। कितनी है? 10 मिलियन। तो इसको जोड़ेंगे तो किसके? 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा, सॉरी 10 मिलियन। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 पॉइंट मतलब 6.25 इक्वल टू 10 मिलियन। अब पूछा क्या प्रश्न कि 46 से लेकर 55 व्यक्तियों की संख्या का अंतर क्या है? 16 से 25 और 46 से 55, तो 16 से 25 कितने हैं? 16 से 25 17.25 है, ध्यान दीजिएगा 17.75 है। और 46 से 55 14.25 है। तो इसको अंतर कर लीजिए, तो हम अंतर कर लेते हैं 17.25 माइनस 14.25, सॉरी ये 7 5 है, ये 2 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये 5 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5 इसका अंतर आया, इन दोनों का अंतर आया। और 6.5 बराबर 10 मिलियन, तो हमको 3.5 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि 10 भागे 1 की वैल्यू हमारी 10 भागे 6.25 हो जाएगा। 25 इंटू जब हम 3.50 कर देंगे तो हमको आंसर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसको काटिए, ये हो जाएगा 3500 बटा में 625, 3500 बटा में 625 रहेगा। जब इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा 28 बटा में 5, इसको जब काटेंगे तो 5.6 मिलियन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अच्छे से एक बार पॉज करके आप वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब अंतिम, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है कि देखिए क्या है। यदि आयु के समूह 46 से 55 और 25 से 26 के व्यक्तियों की संख्याओं का अंतर इतना मिलियन है तो राज्य में कुल जनसंख्या लगभग है 46 से 55 और 26 से 35। तो ध्यान दीजिएगा 46 से 55 क्या है? 46 से 55 कितना है? 46 से 55 जो है 46 से 55 और 25 से 26, तो ये 46 से 17.25 है, माइनस 46 से 55 14.25 है। इनका अंतर कितना दिया हुआ है? इनका अंतर दिया हुआ 11.75 दिया हुआ है। अब इसका अंतर दोनों जब करेंगे तो कितना आएगा? 3%, 3% बराबर 11.75। हमको निकालना किसकी? पूरी जनसंख्या कितनी लगभग 100% है। 11.75 बटा में 3 गुणे 100 कर देंगे, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काटिए, 3 तरीके 9, 3 9 27, 3 एकम 3, तो 391.67 मिलियन इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 391.67 मिलियन उसका मतलब उस पूरी की जनसंख्या हो जाएगी। ऑप्शन दूसरा इधर सही आंसर हो जाएगा। और अभी इससे पहले 99 का जो हम लोग लगाए तो 99 कितना हो जाएगा 5.6 मिलियन, कितना हो जाएगा 5.6 मिलियन। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने क्या किया, इसको आंसर हमने पूरी तरीके से कर दिया। आप मेरे चैनल को क्या करिए, सबसे पहले दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितनी चीज़ें समझ में आई, जो चीज़ें नहीं समझ में आई, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आप उसको बोलिएगा, उसको मैं अलग से कॉन्सेप्ट करके आपको मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।